जब भी हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर महान प्राचीन साम्राज्यों की तस्वीरें हमारे जहन में आती हैं, है ना? लेकिन उन सदियों का क्या जो इनके बीच में थीं? आज हम उसी दौर को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा दौर जिसे अक्सर कह सकते हैं गलत समझा गया है। काफी लंबे समय तक इतिहासकारों ने महान प्राचीन साम्राज्यों के बाद के समय को एक गिरावट का, एक पतन का दौर माना। इसे डार्क एज या अंधकार युग तक कहा गया। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? तो ये जो दौर था, ये काफी लंबा था और इस दौरान हमारे उपमहाद्वीप का पूरा राजनीतिक और सामाजिक नक्शा ही बदल गया। जो पहले बड़े एक एम्पायर हुआ करते थे, उनकी जगह अब कई छोटे-छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों ने ले ली थी। और जो पुरानी धारणा है, वो ये कहती है कि क्योंकि कोई एक बड़ी सेंट्रल पावर नहीं बची थी, तो भारत की तरक्की जैसे रुक सी गई। एक तरह का सांस्कृतिक और राजनीतिक ठहराव आ गया। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो गिरावट वाली बात है, इसे एकेडमिक्स ने, इतिहासकारों ने कैसे समझाया? और यहीं से हम एक बहुत बड़ी और दिलचस्प ऐतिहासिक बहस में दाखिल होते हैं। देखिए, इस बहस का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि राजाओं ने अपने अधिकारियों और धार्मिक संस्थानों को कैश में सैलरी देने के बजाय उन्हें जमीनें देनी शुरू कर दी। मतलब सैलरी की जगह जमीन। तो आप सोचिए, जब जमीन के मालिक बढ़ गए, बेगारी होने लगी और व्यापार कम हो गया, तो इन सब चीजों से एक ऐसे समाज की तस्वीर बनती है जो बाहर की दुनिया से कट गया हो, एक बंद समाज। और बिल्कुल यही तस्वीर उस अंधकार युग वाली थियरी को सपोर्ट करती है। मगर कहानी में एक ट्विस्ट है। जब दूसरे इतिहासकारों ने सबूतों की गहराई से पड़ताल की, तो उन्हें इस पूरी थ्योरी में कई खामियां नजर आने लगी। उन्हें लगा कि मामला इतना सीधा साधा नहीं है जितना बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये उस बहस का सार है। एक तरफ आर.एस. शर्मा हैं जो कहते हैं कि शहर खत्म हो रहे थे, सिक्के नहीं थे, यानी पतन हो रहा था। दूसरी तरफ बी.डी. चट्टोपाध्याय जैसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि नहीं, पुराने शहर खत्म हो रहे थे तो नए बाजार भी तो बन रहे थे। ये पतन नहीं, ये बदलाव था, एक ट्रांसफॉर्मेशन था। तो सवाल फिर वही है, अगर ये पतन नहीं था तो आखिर ये था क्या? और इसका जवाब हमें मिलता है उस दौर की संस्कृति और धर्म में। यहाँ जो सबूत मिलते हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। पतन की तो बात ही छोड़ दीजिए। असल में ये एक ऐसा दौर था जहाँ अलग-अलग संस्कृतियाँ आपस में मिल रही थीं, घुल रही थीं। और इस मिलाप से आर्ट, आर्किटेक्चर और सोच के इतने नए और जबरदस्त रूप सामने आए, जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप की पहचान बदल दी। जैसे तुर्कों के आने से मेहराब और गुंबद का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। इसके साथ ही अरेबेस्क नाम की एक नई सजावटी स्टाइल आई, जिसमें फूलों पत्तियों के डिजाइन को कुरान की आयतों के साथ मिलाया जाता था। और इससे वास्तुकला की एक बिल्कुल नई इंडो इस्लामिक शैली का जन्म हुआ, जो आज भी हमें कई इमारतों में देखने को मिलती है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है दिल्ली का कुतुब मीनार। ये 73 मीटर ऊंची मीनार सिर्फ एक राजा की ताकत नहीं दिखाती, बल्कि ये उस दौर के नए सांस्कृतिक संगम का एक जिंदा जागता सबूत है। इसी तरह सूफी आंदोलन ने भी समाज को जोड़ने का काम किया। इसमें एक पीर या गुरु अपने शिष्य, जिन्हें मुरीद कहते थे, को अपने साथ खानका में रखकर तालीम देते थे। इस रिश्ते से लोगों में आपसी समझ और सहनशीलता बढ़ी। अब वो जो बंद अर्थव्यवस्था वाली बात थी ना, उसको सबसे बड़ी चुनौती मिलती है दक्षिण भारत से। कहा जाता है कि चोल साम्राज्य ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। सोचिए कितना जबरदस्त समुद्री दबदबा रहा होगा उनका। वो सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी व्यापार और लड़ाइयों में एक्टिव थे। और ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। चोलों ने 500 साल से भी ज्यादा तक राज किया। उन्होंने एक ऐसा मजबूत और स्थिर प्रशासन बनाया जो सदियों तक टिका रहा। उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कितना ऑर्गेनाइज था। राज्य बटा था मंडलों में, फिर कोट्टम और नाडु में, और सबसे नीचे था गांव, जिसे उर कहते थे। और सबसे खास बात ये थी कि गांवों की अपनी सभा होती थी, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये उस अराजकता वाली कहानी को पूरी तरह से नकारता है। तो जब हम इन सारे सबूतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, चाहे वो संस्कृति का संगम हो, चोल साम्राज्य की ताकत हो, या फिर नए बाजारों का उदय हो,
तो उस दौर की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। मतलब साफ है, ये शहरी पतन नहीं, शहरी परिवर्तन का दौर था। हाँ, राजनीतिक एकता नहीं थी, लेकिन इसी वजह से अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी खास और रिच संस्कृतियां पनपी। कला और धर्म में नए-नए इनोवेशंस हुए और चोल जैसे साम्राज्यों ने तो समुद्री व्यापार पर अपना दबदबा कायम रखा। तो इसे अंधकार युग कहना सच में एक बहुत बड़ा सिंप्लिफिकेशन है। और यही बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है कि जिस राजनीतिक बिखराव को पहले एक कमी, एक कमजोरी माना जाता था, अब इतिहासकार उसी को उस दौर की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, क्योंकि इसी बिखराव ने भारत की जबरदस्त सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ये अंधकार युग नहीं था, तो फिर हम इस दौर को कैसे याद रखें? शायद इसे एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा दौर जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी।